नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू खुराना, आपकी आईवीएफ स्पेशलिस्ट गोविंद फर्टिलिटी सेंटर हिसार से बात कर रही हूँ। यंग गर्ल्स में क्या पेट में दर्द रहता है, थकावट रहती है, मेंसेस हैवी आते हैं और कमर में भी दर्द हो रहा है, कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है और कभी-कभी लूज मोशंस हो जाते हैं और पेट में हर समय अफारा रहता है। अगर आपको ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो रहा हो। पीसीओडी की तरह एंडोमेट्रियोसिस भी आज की युवा अवस्था में बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है। पहले हम इस डिजीज़ को बहुत कम देखते थे, तो आज जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, क्यों होता है और इसके कारणों के साथ इसका क्या बचाव किया जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में आज अगर हम ख्याल नहीं करेंगे, तो कल ये हमारे लिए इनफर्टिलिटी का मेजर कारण होगा और शरीर को बहुत तकलीफ रहेगी और हो सकता है कि हमें किसी मेजर ऑपरेशन में भी जाना पड़ सके। तो आइए समझते हैं एंडोमेट्रियोसिस क्या है। एंडोमेट्रियोसिस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो पीरियड्स के टाइम शरीर से बाहर निकल जाती है, उसके कुछ कण ट्यूब्स के द्वारा ओवरीज के चारों तरफ, पेल्विस में, पेरिटोनियम में और यूट्रस के चारों तरफ, ब्लैडर के नीचे छोटे छोटे डिपॉजिट्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और ये सोजिश करते हैं और इस सोजिश के साथ साथ हमें पेन रहता है और बाकी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और ये डिजीज़ का क्या कारण है, एग्जैक्ट कारण नहीं पता चलता और इसका एग्जैक्ट कारण नहीं भी पता चलने के अलावा हमें ये तो पता चल ही जाता है कि ये सोजिश कॉज कर रहा है और ये बीमारी आगे धीरे धीरे जितनी बार पीरियड्स आते हैं उतनी ही बार ये डिजीज़ बढ़ती रहती है। एंडोमेट्रियोसिस सुनने में एक सिंपल सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन इसको हम 4 डिविजन्स में बाँटते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ज़्यादा पता नहीं चलता है, पेट में हल्का-हल्का दर्द रहता है, पीरियड्स पेनफुल रहते हैं और कभी-कभी पीरियड्स हैवी आते हैं। जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है या यंग लड़की डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर को भी यही लगता है कि कोई बात नहीं, मेंसेस में तो पेन होता ही है, आप ये दवाई ले लें, आप ये दवाई ले लें। लेकिन जब उसी यंग गर्ल की मैरिज हो जाती है और 2-3 साल कंसीव नहीं कर पाती है और हमारे पास आते हैं, तब हम अल्ट्रासाउंड पे ये देखते हैं कि उनकी ओवरीज में सोजिश आई हुई है और यूट्रस और ओवरीज का जो बनावट है उसमें फ़र्क आ गया है और अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमें पता चलता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस वाली डिजीज़ बच्चेदानी में भी है, जिसे एडिनोमाइसिस बोलते हैं और ओवरीज में भी स्वेलिंग लग रही है और जिस जगह पर हम देखते हैं कि हम प्रोब लगा रहे हैं, वो पेशेंट को पेनफुल होता है, तो इसे बोलते हैं प्रोब टेंडरनेस। तो ये सारे सिम्पटम्स और साइंस देखकर हम डायग्नोज करते हैं कि इस पेशेंट को हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस हो। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस का फाइनल डायग्नोसिस सिर्फ लेप्रोस्कोपी पे ही बन पाता है। लेप्रोस्कोपी करने पे हमें पता चलता है कि वो जो डिपॉजिट्स ब्राउन कलर के हैं वो कहाँ-कहाँ चिपक गए हैं, उन डिपॉजिट्स को हम फिर दूर करते हैं और ओवरीज अगर बच्चेदानी के साथ चिपक गई हैं तो उन्हें हटाते हैं और जितनी सोजिश कम कर सकते हैं उसे कम करते हैं। नेचुरली आपका अगला सवाल यही आने वाला है, तो क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक पेनफुल डिजीज है और पेन को बर्दाश्त करना एक बहुत ही ऐसा सिम्टम है जो कि नैगिंगली सारा दिन आपके साथ रहता है। जब आप बात कर रहे हैं किसी से, जब आप काम कर रहे हैं, जब आप ऑफिस में, आपको वो हल्का-हल्का पेन आपके एब्डोमेन में और लोअर एब्डोमेन में फील होता रहता है, जिससे आपके काम पर असर पड़ता है। आप पे एक तरह का तनाव रहता है, आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, आपके मूड चेंज हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में फ़र्क पड़ता है। और तो नटशेल में एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी क्रॉनिक तरह की प्रॉब्लम बन जाती है, जो ना तो छूट पाती है, वो आपकी बॉडी के साथ-साथ चलती रहती है और आपको एक नैगिंग परेशानी सारा टाइम आपके शरीर में फ़ील होती रहती है, आप कभी भी नॉर्मल फ़ील नहीं करते। तो इस एंडोमेट्रियोसिस के बचाव के लिए हमें क्या-क्या करना है? आइए उसे समझते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, डाइट। डाइट का एंडोमेट्रियोसिस के साथ गहरा संबंध है। हमारी डाइट से
हमारे शरीर में कितनी सोजिश आने वाली है वो डाइट के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए, तो हमें भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, सैलेड्स और ग्रेन्स लेने चाहिए। ग्रेन से मेरा मतलब है कि आटा कम इस्तेमाल करें और बाकी के ग्रेन्स को ज़्यादा यूज़ करें, जैसे ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, आपके जौ का आटा, फिर चने का आटा, ये सारे हमें चीज़ें आटे में डालनी चाहिए। इनसे क्या होगा, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे, मिनरल्स जाएंगे, विटामिन्स जाएंगे और इसमें हेल्दी शुगर्स होती हैं, तो इन सब चीज़ों से सोजिश कम होएगी और इस वजह से ये डिजीज़ थोड़ी सी अपने आप कम हो जाती है। दूसरी मेजर टिप है, आज की जनरेशन क्या करती है, सब जॉब करने वाले हैं। जो भी लड़की घर आती है या वाइफ घर आती है तो कहेंगे आज खाना बनाने का मन नहीं है, बाजार से मंगा लेते हैं, और फट से कोई ना कोई फूड आ जाता है। और मोस्टली फूड इस तरह के होते हैं कि पिज़्ज़ा आ गया, मैगी आ गई, और कभी कभी कोई रोल्स आ गए, और हर चीज़ में मैदा है, हर चीज़ में ट्रांस फैट्स हैं, और हर चीज़ में एक्सेसिव नमक है या एक्सेसिव शुगर है। ये सारी चीज़ें आपके शरीर में नुकसान कर रही हैं, सोजिश पैदा कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप खाने में देखें कि आपके खाने में ट्रांस फैट्स नहीं होने चाहिए, रेड मीट नहीं होना चाहिए, आपके खाने में चीनी बहुत कम होनी चाहिए, नमक कम होना चाहिए, और तली हुई चीज़ों का आप सेवन ना करें। मैदा कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे कि आपने छोले भटूरे खाए तो 1 महीने में 1 बार ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने से ये सारी चीज़ें आपके शरीर में एक इनडायरेक्ट तरीके की सोजिश पैदा करती हैं और ये डिजीज़ बढ़ती रहती है। और इसके अलावा इन सब चीज़ों में हाई कैलोरी कंटेंट्स होते हैं, तो आपका वेट बढ़ता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और ये डिजीज़ ऑलरेडी एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, यानी कि जब बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये डिजीज़ बढ़ने लगती है। तो ये सब चीज़ें जब आपके बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो डिजीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। तो इन चीज़ों पर आपको खास ध्यान देना है कि ये फास्ट फूड, मैदा, चीनी, ज़्यादा नमक, इसका सेवन आप ना करें। मेरी इस जानकारी से आप समझ गए हैं कि एंडोमेट्रोसिस काफ़ी ज़्यादा पेन की बीमारी है और अंदर पेल्विक ऑर्गन्स में सोजिश कर देती है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि एंडोमेट्रोसिस को कैसे रोकें, और ये कितने प्रकार की होती है, और इसमें कितनी जल्दी हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए। पहली बात, एंडोमेट्रोसिस को रोकने के लिए हमें पीरियड्स को बंद करना पड़ेगा। पीरियड्स को बंद करने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम दवाइयों से पीरियड्स बंद कर दें या फिर आप कंसीव कर लें। अगर आप कंसीव करेंगे तो 9 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं आएंगे, फिर जब आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तब भी पीरियड्स काफ़ी टाइम तक नहीं आएंगे, और इससे ये डिजीज़ अपने आप नेचुरली कम हो जाएगी। अब आगे मैं बताना चाहूँगी कि एंडोमेट्रोसिस कितने प्रकार की होती है, एंडोमेट्रोसिस के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हम किस तरह का इलाज कर सकते हैं, एंडोमेट्रोसिस ग्रेड 3, ग्रेड 4 में हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि एंडोमेट्रोसिस ग्रेड 4 लेवल की है तो डेफिनेटली हमें उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से जल्दी करके और बचा लेना चाहिए। इस डिजीज़ में जल्दी बचा लेना ही एक विकल्प है। कई कपल्स आके कहते हैं जी हमारी तो शादी को अभी 1 ही साल हुआ है, लेकिन शादी को 1 साल हुआ है लेकिन आपकी एज मान लीजिए 32 ईयर्स है, 34 ईयर्स है। आजकल मैरिजेस लेट हो रही हैं, तो हमें अपनी मैरिज का 1 ईयर नहीं काउंट करना चाहिए, हमें ये काउंट करना चाहिए कि 24 ईयर्स के बाद आप कितनी एज के हैं। अगर मान लीजिए 24 ईयर्स पे एक नॉर्मल कपल को कंसीव कर लेना चाहिए था, तो आपने 32 ईयर्स पे मैरिज किया, तो आपने ऑलरेडी मैरिज काफ़ी लेट की है। तो आपके लिए अगर एंडोमेट्रोसिस डायग्नोज हुआ है तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी करनी है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे ही ये इनफर्टिलिटी का कारण बनती जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और हमारी अगली वीडियो में जानेंगे कि कौन से एंडोमेट्रोसिस के ग्रेड में हम कौन सा ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।